इसे मेला नहीं कहना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा था। इसको मेला क्यों कहते हैं? देखिए, हम लोग जब हिंदी मूवीज देखते हैं तो कुंभ मेला होता है, और कुंभ मेले में हमने हमेशा देखा है कि वहाँ माँ अपने बच्चों से बिछड़ जाती है, भाई अपने भाई से बिछड़ जाता है। लेकिन मैंने आज ये गदरी बाबा मेला गदरी बाबयाना देखा, जहाँ एक भाई अपने भाइयों से मिल रहा है और एक भाई अपने सुरेंद्र कुमारी कोचर जी जैसे माँ से वापस इस मेले में मिला है। तो ये बहुत अच्छा मेला मुझे लगता है, जो एक कौम दूसरे कौम से मिल रही है, अपने सगे लोगों से मिल रही है। आज कई सारी बातें यहाँ पर डॉक्टर नौशरण जी ने रखी है, जो देश की हालात है। आज इन हालातों के ऊपर बोलने के लिए भी इस देश में मनाही कर दी गई है। जो कोई इस देश में हो रहे अन्याय अत्याचार के ऊपर अगर बोला तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, पता नहीं और क्या क्या यंत्रणा उन्होंने लाई है, जो इस देश में आवाज को दबाने का काम कर रही है। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, कहता है कि गन से भी ज्यादा खतरनाक पेन हो गया है। पेन सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। अगर हम हमारे सारे गुरुओं की टीचिंग समझे तो उन्होंने बहुत बड़ा जोर टीचिंग्स के ऊपर दिया हुआ है, एजुकेशन के ऊपर दिया हुआ है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। यही हमारी सीख है। मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया तो मुझे देशभक्त यादगार कमेटी के प्रेसिडेंट जी ने पूछा कि आपको हमारा इतिहास पता हो नहीं हो, इसलिए मैं आपको कुछ बुक्स भेजता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुक्स भेजे, मैंने उसको पढ़ा। ये जब बुक्स जो लिखी हुई है ये गदर मूवमेंट की, ये आज से लगभग 110, 120 साल पुरानी है। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था, मुझे कभी नहीं लग रहा था कि मैं 110 साल या 120 साल पुरानी व्यवस्था को पढ़ रहा हूँ, या 120 साल पुराने जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे थे, अत्याचार हो रहे, उसको पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जो वहां पर हो रहा था वही आज के दौर में हो रहा है। उस समय भी हमारे देश को बेचा जा रहा था, इस देश के रिसोर्सेस को बेचा जा रहा था, इस देश की सारी संपत्तियों को बाहर के पूंजीपतियों को बेचा जा रहा था। आज वही अवस्था, वही परिस्थिति आज देश में दिखाई दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान दिया, उस संविधान के पहले पन्ने पर भारत का संविधान किस चीज के लिए दिया हुआ है, क्या काम करेगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल में लिखा कि हमें इस देश में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। और न्याय भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, हमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। आज भी इन तीनों में से एक भी जस्टिस, एक भी न्याय हमें मिल नहीं पाया है। सोशल जस्टिस, आज देश के संविधान को लागू होकर 72 इयर्स हो गए हैं। आज भी इस देश के, मुझे आज जो लोग देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो लोग देश के आजादी के लिए कुर्बान हो रहे थे, मैं आज देख रहा हूं कि उन गदरी बाबाओं के माध्यम से आज उस देश की आजादी के आंदोलन के लिए लड़ने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जिन्होंने देश के आजादी के लिए नाखून तक नहीं काटा वो सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के हाथ में भारत देश का संविधान है, जो इस देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते। सोशल जस्टिस की 70 साल बाद, 72 साल बाद क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है। आज भी हमारे किसी युवा को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। कोई अगर मूंछ भी रख दिया तो सिर्फ मूंछ रखने पर हमारी हत्या हो रही है। आपने यहाँ पर सुबह ये प्रेजेंटेशन देखा, उस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि 70 साल बाद, 72 साल बाद जहाँ देश 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी दिन हमारे बच्चे को
पीट पीट कर, और उसका गुनाह क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी के घड़े को हाथ लगा दिया, किसी सवर्ण टीचर के पानी के घड़े को हाथ लगा दिया, इसलिए उसको जान से मार डाला। क्या इस देश में सोशल जस्टिस स्थापित हो पाया है? सामाजिक न्याय क्या इस देश में हम लोगों को मिल पाया है? सामाजिक न्याय इस देश में अभी तक कायम नहीं हुआ। इस देश में पॉलिटिकल राइट्स हम लोगों को नहीं मिले, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिला, इकोनॉमिकल जस्टिस हम लोगों को नहीं मिला। और पूरी तरह से आज मैं देख रहा हूं कि 120 साल पहले जो घटनाएं इस देश में हो रही थी, और उस देश में इस देश को बचाने के लिए ये सारी मूवमेंट यहाँ पर खड़ी हुई। आज भी वही परिस्थिति इस देश के ऊपर है, और मुझे भरोसा है बाबा साहब अम्बेडकर या आज जितने भी वर्ल्ड के रिनाउंड ऑथर्स है, वो एक बात कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराने का काम करता है। अगर उस समय हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए थे और उसके बाद उसको रोकने के लिए गदर मूवमेंट शुरू हो गई थी, आज भी मुझे ऐसा लगता है वही दौर इस देश में चल रहा है। आने वाले समय में इस देश में फिर से एक बार गदर मूवमेंट जिंदा होगी, और फिर से जो लोग इस देश को बेच रहे हैं उसके खिलाफ इस देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराएगी, ये पूरी उम्मीद मुझे है। आज देखिए किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। आज इस देश में जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, तब हमें पता चला हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए और वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस देश में स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हमारे बच्चे देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस देश में 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ अडानी का माफ किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज की व्यवस्था खड़ी करके नहीं दी जाती। 72,000 करोड़ रुपीस अडानी का माफ किया गया है। देखिए पिछले लॉकडाउन में इस देश का जीडीपी -23.9% पर उतर गया था, माइनस में गया था जीडीपी माइनस में गया। इसका मतलब देश पूरी तरह से खाई में जा रहा है, देश की पूरी तरह की अर्थव्यवस्था डूब गई है, ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है तो देश के लोगों की भी अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हमारे भी पगार खत्म हो गए, हमारी नौकरियां खत्म हो गई, हमारा एजुकेशन खत्म हुआ, लेकिन जब ये देश -23.9% जीडीपी पे जा रहा था, उसी दौर में 7वें क्रमांक से देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे अमीर यादी के सूची में अडानी 7वें क्रमांक से दूसरे क्रमांक पर आ रहा था, यानी देश नीचे जा रहा था, उसी समय अडानी 7वें क्रमांक से उठकर दूसरे क्रमांक पर आ रहा था। इसका मतलब देश की सारी संपत्ति इन 4 परिवारों के पास, 7 परिवारों के पास, उनके पास जा रही है, और सारे देश की संपत्ति लोगों के पास है। इस देश में केवल सबसे अमीर आदमी के सूची में अडानी का नाम नहीं है, इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले के सूची में भी सबसे बड़ा ऊपर नाम अडानी का है। इतना पैसा अडानी इस देश का यानी हमारे पैसों से वो अपनी व्यवस्था इस देश में कायम कर रहा है, और हमारे बच्चों को 2 वक्त का निवारा नहीं मिल पा रहा। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि 98% देश के साधन, 98% देश के रिसोर्सेस 2% लोगों के हाथों में है, और 2% देश के रिसोर्सेस, 2% देश की संपत्ति 98% लोगों को बांट रखी है। 2% संपत्ति 98% लोगों के हाथों में है, और उसी का उल्टा 2% लोगों के हाथों में 98% देश पूरा जा चुका है। आज ये देश हम लोगों को बचाने के लिए आगे आना है, धर्म को बचाने के लिए नहीं, जाति को बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम पहले हिंदू है, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख है, हम पहले ईसाई है। ये भावना अपने आप में मत जगाओ, हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना अपने आप में जगाओ। आज इस देश को हमारी जरूरत है। ये देश
अगर आज हम नहीं बचा पाए, उसी 2500 सालों की गुलामी में फिर से हमारा देश चला जाएगा। उसी 2500 सालों की गुलामी में ये देश जाने वाला है। और इसलिए आज मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मेले के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज देखिए सामाजिक न्याय के स्तर पे इस देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर नौशरण जी ने सारी बातें तो वो बता दी है। आज मनीषा बाल्मीकि हमारे एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का रेप होता है, उस रेप को भी रेप मानने को इस देश की व्यवस्था तैयार नहीं होती, रेप मानने को तैयार नहीं होती। उस बच्ची ने अगर मरते समय ये नहीं कहा होता कि मेरे ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो ये आज भी साबित नहीं हो पाता कि मनीषा के ऊपर रेप हुआ था। डॉक्टरों ने ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम लिखकर कहा कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने एफआईआर दाखिल किया कि बच्ची पर रेप नहीं हुआ है। वो उसका डेथ सेंटेंस उसमें था, इसलिए वो लड़के जेल में गए। इसी तरह से हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, हमारे एफआईआर तक लिखी नहीं जा रही। आज आपने यहाँ पर फोटोज दिखाए, सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को जो पेन चलाते हैं उन्हें जेल में रखा हुआ है, और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को ये जेल से छोड़ते हैं। क्यों? इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ब्राह्मण कभी रेप नहीं कर सकता, ब्राह्मण कभी किसी के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं कर सकता, इनका आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते, सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको छोड़ रहे हैं, और ये इंटेलेक्चुअल्स है इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। आज मेरे चाचा कितने सालों से जेल के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि इतने सालों से उनको जेल पे रखा है, उनके ऊपर चार्जेस तो फ्रेम करो, किस लिए जेल में रखा है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। ऐसे हमारे कितने सारे बच्चे जेल में हैं। हम वैसे तो देश में माइनॉरिटी में हैं, देश में हमें क्या कहता है, ये अल्पसंख्यक है, ये संख्या में कम है, माइनॉरिटी में है। हम देश में माइनॉरिटी में है और जेलों में मेजॉरिटी में है। जेलों के अंदर हमारे ऊपर आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए। हमारे बच्चे 20-20 साल वेट कर रहे हैं कि हमें कब बेल मिलेगी। एक तरफ अगर इस देश का किसान अपने हक और अधिकार के लिए रास्तों के ऊपर उतरे तो उन्हें खलिस्तानी, इस देश का मीडिया खलिस्तानी नाम दे देता है। अगर इस देश के मुसलमान सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ रास्तों के ऊपर बैठ जाए तो उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। और वहीं पर इस देश का अम्बेडकराइट अगर अपने हकों के लिए, अधिकार के लिए रास्तों के ऊपर उतरता है तो अभी हमें नया नाम दिया है, अर्बन नक्सलाइट्स। हम नक्सलवादी, यानी इस देश का सिख खलिस्तानी, इस देश का मुसलमान आतंकवादी, इस देश का मुसलमान देशद्रोही, इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का अम्बेडकराइट नक्सलवादी। तो देशभक्त कौन है? सावरकर। देशभक्त कौन है? क्या इन लोगों को आप देशभक्त कहोगे जो ब्रिटिशरों से माफी मांगकर आज भी पेंशन ले रहे थे? ये माफी वीर हो सकते हैं, ये स्वातंत्र वीर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को ये आज स्वातंत्र वीर बनाकर नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस मेले से आज ये 2 कौमें इकट्ठा आई है, इकट्ठा हुई है। ऐसे मेले होने चाहिए देश भर में। सिर्फ गदर ही नहीं, गदर के साथ अब अम्बेडकर भी होगा, तब जाकर इस देश में नई क्रांति होगी। गदर और अम्बेडकर साथ साथ चलेंगे। हम लोगों को अपने कल्चर, अपने डिफरेंसेस जो कुछ भी है वो साइड में रखकर हमें इन नाजी के औलादों से लड़ना होगा। ये हिटलर के औलादे हैं, ये हिटलर इनका महापुरुष है, उसको वो मानते हैं। ये हिटलर शाही इस देश में लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, मोदी कुछ नहीं है। मोदी को हटाने की आप कोशिश भी मत करो। हमारा टारगेट मोदी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक मोदी को हटाओगे दूसरा मोदी आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तीसरा मोदी आ जाएगा। और इसलिए हम कभी भी मोदी को हटाने की पहल नहीं करते, हम उसको हटाने की पहल करते हैं जिस फैक्ट्री से ये तैयार होता है, उस आरएसएस को हटाने की जरूरत है। प्रोडक्ट बंद करके
से क्या करोगे? प्रोडक्ट को बंद नहीं करना है। जिस घटिया फैक्ट्री से इस तरह के प्रोडक्ट देश में आते हैं, उस घटिया फैक्ट्री को हदपार करना होगा, उस फैक्ट्री को तबाह करना होगा। आज ये लोग हमें कहते हैं टेररिस्ट, हमें लोगों को कहते हैं आतंकवादी। दशहरे के दिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का होम मिनिस्टर राइफलों की पूजा करता है, AK-57 की पूजा करता है, तलवारों की पूजा करता है। एक का भी लाइसेंस आरएसएस के पास नहीं है। आरएसएस खुद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तब उसके हेड को किस बयान पर, किस आधार पर आप Z+ सुरक्षा देते हो? एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप जिस तरह से PFI पर बैन किया है, उसी तरह से इस देश में आरएसएस के ऊपर बैन करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो आरएसएस है, उसे बैन करना चाहिए। और हम लोगों को अलग अलग लड़ाई लड़ने के बावजूद, लड़ाई लड़ने के छोड़कर हम लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी होगी। आज पंजाब के किसानों पर, पंजाब के लोगों पर वही अन्याय अत्याचार हो रहा है जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मनीषा वाल्मीकि के ऊपर, राजस्थान के इंदर मेघवाल के ऊपर, महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर, हमारे अगर समस्या एक है, हमें पीटने वाला एक है, और अगर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला एक है, हमें मारने वाला हाथ अगर एक है, तो बचने वालों के हाथ अलग अलग क्यों है? ये हाथ भी एक होना चाहिए, एक होकर हमें लड़ना चाहिए, एक होकर लड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों को उस तरह से काम करना होगा। आज कई सारे बिलों के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से ये भारत के संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर जो ग्रंथ हमें अधिकार दे रहा है, उन ग्रंथों से हम लोगों को उसको बचाने के लिए भी पहल हमें करनी होगी। एजुकेशन, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, एजुकेशन की भी हम लोगों को इस देश में जरूरत है। आज इस देश का एजुकेशनली हालात क्या हुए? वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है। और सारे यूनिवर्सिटीज में आज हिंदी पढ़ाया जाएगा, इस तरह का कानून बनाया गया है, हिंदी पढ़ाया जाएगा। सबसे ज्यादा पंजाब के लोग माइग्रेट करते हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। वहां जाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश आना जरूरी है। और जिन्होंने एक कानून बना दिया कि बचपन से ही अब हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश बच्चों को आएगी नहीं, इसके बाद आपका कोई भी व्यक्ति माइग्रेट नहीं कर पाएगा। जो गदर मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई, भारत के बाहर से शुरू हुई, भारत के बाहर अगर हमारे लोग इकट्ठा ही नहीं हो पाए, हमारे लोग जा ही नहीं पाए, कहां से मूवमेंट शुरू हुई? पूरा घेराव इन्होंने कर दिया है, घेराबंदी इन्होंने कर रखा है। और इसलिए हम लोगों को एजुकेशन के लिए भी लड़ना होगा। जस्टिस, बाबा साहब कहते हैं जस्टिस, न्याय। आज न्याय की क्या हालत हो गई है? अभी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना नाम बदल देना चाहिए। भारत सरकार का नाम तो बदल गया है पहले से। पिछले 7-8 सालों में भारत सरकार, ये नाम मुझे कहीं सुनाई नहीं देता। आपने सुना है कभी ये नाम, भारत सरकार? पिछले 7-8 सालों से मोदी सरकार सुनाई दे रहा है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। यानी भारत को हटाकर वहां पर मोदी आ गया। पहले भारत सरकार होता था, इंडियन गवर्नमेंट होती थी, अब मोदी गवर्नमेंट हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज कर दो, इंडियन आर्मी का भी नाम चेंज कर दो। जहां जहां पर इंडिया आ रहा है वहां पर मोदी कर दो। वही हो रहा है सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जिस कोर्ट में, जिस बॉम्बे में मैं रहता हूं, जिस मुंबई में रहता हूं, उसी मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस लोया के बेंच के सामने इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का केस चल रहा था। अमित शाह का केस, होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उस जस्टिस लोया को
नागपुर में लाकर मरवाया गया, आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ही फेलो वर्कर के लिए, अपने ही भाई के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इस तरह का आज पूरे देश भर में मुंह बंद करके लोगों को पीटा जा रहा है। कोई भी अगर बोलेगा तो उसे जेल होगी, जेल होगी। मैं मेरे चाचा की तरह, आनंद तेलतुंबड़े की तरह मैं जेल में बैठना पसंद करूंगा, लेकिन दलाली करने के लिए राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। हमारी शिक्षा यह है, बाबा साहब ने कहा 10 दिन भेड़ बकरियों जैसे जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जाकर मरो, शेर की तरह जियो। हमें वो विरासत मिली है, उस वंश में आता, और इसलिए इन लोगों से हम डरते नहीं। पिछले 5 अक्टूबर को हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिल्ली में करवाई, दिल्ली में हुई। उस दिन से लेकर आज तक मेरे लिए हिंदू वाहिनी, वीएचपी, मुझे यूएपीए लगाओ, मुझे टाड़ा लगाओ, देश से भगाओ, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं। 50 लाख रुपए दिए हैं सर काटने पर, इस तरह की बातें हो रही है। इससे पहले कभी हमारे 22 प्रतिज्ञाओं के लिए भारत में विरोध नहीं हुआ। यह अचानक विरोध कहां शुरू हुआ? अचानक विरोध क्यों शुरू हो रहा है? ये हर एक मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। मुसलमानों के ऊपर अन्याय कर दो वो चुप बैठ जाएंगे, सिखों के ऊपर अन्याय कर दो वो चुप बैठ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय कर दो चुप बैठ जाएंगे। भारत से वो आवाज को मिटाना चाहता है, दबाना चाहता है। जो कोई मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा वो देशद्रोही होगा, देशद्रोही होगा। इस तरह से माहौल इन्होंने देश भर में बनाए रखा है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है ये स्टेज धर्म का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बुद्ध की बात आपको बताना चाहूंगा। बुद्ध का मतलब जो बुद्धिमान है। बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के खिलाफ बुद्ध ने आवाज उठाई। इसलिए हम बुद्ध को कभी धार्मिक नेता नहीं मानते, धार्मिक धर्म के फाउंडर नहीं मानते। उन्होंने शिक्षा दी है बुद्धि को, कहा कि जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो बुद्धिस्ट है। बुद्धिज्म इज नॉट फॉर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए है जो अपने बुद्धि का विकास करेगा। इसलिए बुद्ध की एक बात आपको बताकर, क्योंकि मुझे भी निकलना है। तथागत बुद्ध का एक नियम हुआ करता था कि जब तक चारिका नहीं करो, यानी घर घर जाकर धम्म का प्रचार नहीं करो, लोगों को शिक्षित नहीं करो, तब तक खाना नहीं खाएंगे या उनको उनसे लेकर ही खाएंगे। तो ऐसा भिक्षाटन वो किया करते थे, और ऐसा भिक्षाटन करते 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 वो एक गांव में आकर पहुंचे। गांव में आकर उन्होंने देखा कि ये कैसा गांव है। उनके साथ उनका संघ था, उनके बहुत भिक्षु थे। तथागत बुद्ध ने और उनके संघ ने देखा ये कैसा गांव है, यहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ के जानवर नहीं दिखाई दे रहे, पेड़ पौधे मर चुके हैं, ये कैसा विचित्र गांव है। बुद्ध ने अपने सारे साथियों को, संघ को कहा कि जाओ जरा देख कर आओ, इस गांव के लोग कहां चले गए। तो सभी बौद्ध भिक्षु एक एक घर में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए, और फिर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि घर के जो लोग हैं वो लोग अपने ही घरों में मरे पड़े हैं, वो मर गए हैं और पता नहीं कब से मरे पड़े हैं। उनके सिर्फ स्केलेटन, उनके सिर्फ पिंजर उस घरों में है। और उन्होंने एक खास बात नोट की कि हर एक की डेड बॉडी, हर एक के पिंजर एक गड्ढे में है, एक गड्ढे के अंदर। सभी लोगों ने मुआयना किया, सभी लोग, सभी बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध को पूछा कि बुद्ध ये क्या क्या दृश्य है, ये क्या हुआ इन लोगों के साथ, ये सब मरे कैसे, हमें इसका जवाब दीजिए। तो बुद्ध ने एनालिसिस किया, एनालाइज किया कि इस गांव के ऊपर क्या हुआ होगा, और फिर बुद्ध ने जवाब दिया कि पिछले 10-12 सालों से इस गांव पर बारिश नहीं हुई।
इस गांव पर बारिश नहीं हुई, इस गांव पर अकाल पड़ गया और धीरे धीरे पेड़ पौधे मरना शुरू हो गए, सारे जानवर गांव को छोड़कर चले गए और इंसान व्यक्ति इस देश में, इस गांव में रहे और वो पानी के तलाश में अपने अपने घरों में कुआं खोदना उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे वो भी थक गए और वो कुआं खोदते खोदते उसी गड्ढे में मर गए, उसी गड्ढे में मर गए, उसी गड्ढे में इनके पिंजर पड़े हुए। बुद्ध ने कहा ये सारे लोग जिंदा रह सकते थे, ये सारे लोग जिंदा बच सकते थे अगर ये सारे लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो ये सारे जिंदा रह सकते थे, ये सारे जिंदा रह सकते थे। आज हमें वो ही काम करना होगा। अगर हमारी समस्या एक है, हमें पीटने वाला एक है, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला एक है, तो हमें अपनी अलग अलग कुआं खोदने के बजाय, अपने अलग अलग मूवमेंट चलाने के बजाय हम लोगों को एक मूवमेंट इस देश में खड़ी करनी होगी, गलत मूवमेंट फिर से इस देश में रिवाइव करनी होगी, तब जाकर हम इस देश को बचा पाएंगे, वरना हम इस देश को नहीं बचा पाएंगे। उन हर पिंजर जैसे हमारी भी अवस्था हो जाएगी। और इसलिए आज हम लोगों को ये सारा देश आज संकट में है, इसे बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। हमारे खून में वही इतिहास छुपा हुआ है, वही हमारा डीएनए, हमारे डीएनए में वही है कि आज भी हम इस देश को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसलिए इस देश को बचाने की मुहिम में मैं भी गदर के साथ, अंबेडकर भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। यही आश्वासन मैं आज के माध्यम से देना चाहूँगा। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, सुरेंद्र कुमारी कोचर जी, बहुत प्यार मुझे वो देती है, बहुत प्यार से मुझे वो आमंत्रित करती है। इसलिए मैंने कहा कि इस मेले से, कुंभ मेले से भाई भाई से बिछड़ जाता है, माँ बेटे से बिछड़ जाता है, लेकिन इस मेले में मुझे एक बहुत अच्छी माँ मिली और आप लोगों के स्वरूप में मुझे बहुत अच्छा भाई यहाँ पर मिला। हम लोगों को इकट्ठा होकर ये मूवमेंट, देश को बचाने की मूवमेंट हम लोगों को आगे लेकर आनी होगी। इतना ही मैं आज के प्रसंग कहूँगा। आप लोगों ने मुझे आदर दिया, सत्कार किया, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुमूलियां ਹਨ, एनलाइटन ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। और जे मेला सफल ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।